गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स से न्यूक्लियर पैरिटी एंड न्यूक्लियर आइसोबैरिक स्पिन हमने लिया है। अभी तक हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट में से हम न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें ये लास्ट लेक्चर है कि इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर पैरिटी और आइसोस्पिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी न्यूक्लियर पैरिटी पढ़ने से पहले एक बार हम पैरिटी को समझ लें कि पैरिटी क्या है। ठीक है, तो पैरिटी का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी भी एक क्वांटम स्टेट में, ठीक है, क्वांटम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कोई भी क्वांटम डिस्क्रिप्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी स्टेट में एक वेव फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है जो कि है साई एक्स वाई जेड। ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब कि x को माइनस एक्स से, y को माइनस वाई से और z को माइनस जेड से, तो हमारे पास इस तरीके से दो कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो हमें वो सेम मिल सकता है, सेकंड कंडीशन में वो अपने मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस एक जो साइन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन है आइदर रिमेन सेम और चेंज इट्स ऑन साइन। ठीक है, तो जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो अगर इन दोनों में से कुछ भी, यानी चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड के थ्रू अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा हो रहा है, तो इन दोनों ही इक्वेशन से अगर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये भी दो तरीके का है, क्योंकि हमारे पास सेम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो दो हैं। ठीक है, तो दो के हिसाब से अगर हमें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेम फंक्शन मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं इवन पैरिटी, यानी इक्वेशन नंबर 2 को जो फॉलो करेंगे वेव फंक्शन, तो उसको हम कहेंगे इवन पैरिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, यानी इक्वेशन नंबर 3 को जो वेव फंक्शन फॉलो करेंगे उसको हम कहते हैं ऑड पैरिटी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो पैरिटी है वो दो तरीके की होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। और सिंपल है कि अगर हम एक्स वाई जेड को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से रिप्लेस कर दें तो और हमारे पास अगर सेम वेव फंक्शन मिल रहा है तो इवन पैरिटी, और अगर वेव फंक्शन विद माइनस साइन मिल रहा है तो वो ऑड पैरिटी कहलाती है। इसका मतलब जो हमारे पास ये पैरिटी है, अब देखिए यहाँ पर जो अब इसकी एक तरीके से डेफिनेशन हमने दी है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक तरीके से हम रिफ्लेक्शन जो है उसको हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम इस पैरिटी से रिलेटेड पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को एक ऑपरेटर के थ्रू हम डिफाइन करना चाहें, तो यहां पर हमारे पास एक हमने ऑपरेटर लिया है यूपी, जो कि पैरिटी ऑपरेटर कहलाएगा। अब हमने यहाँ पर देखिए जो अपनी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की जो इक्वेशन थी उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इन पर हम दो बार पैरिटी ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें सेम वेव फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पैरिटी ऑपरेटर है वो कैसा है, यूनिटरी ऑपरेटर है। साथ में ही अगर हम यहाँ पर यूपी के कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट है उसको अगर हम इसके साथ यूज करें तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा हम दे सकते हैं कि यूपी कॉन्जुगेट इनटू यूपी इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब कि जो पैरिटी ऑपरेटर है वो और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब पैरिटी ऑपरेटर जो है वो क्या है, एक हर्मिटी ऑपरेटर है, क्योंकि हर्मिशियन जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई ऑपरेटर उसका कॉन्जुगेट अगर सेम है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका मतलब उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा ही रियल होंगी। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर की जो
आइगन वैल्यू है वो हमने p मान ली है। तो p की जो वैल्यू है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि जो हमने इक्वेशन नंबर 4 यूज की थी उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि देखिए 2 बार हमने किसी भी वेव फंक्शन पर इसको लगाया, तो एक बार लगाने पर p आइगन वैल्यू मिल जाएगी, p को बाहर रखा, यूपी को फिर अंदर लिया, तो हमारे पास पी स्क्वायर शाई। अब यहां से हमारे पास देखिए इसकी यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू तो 1 है, इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। और p की वैल्यू जो है वो +-1 हमें, यानी कि p की जो वैल्यूज है वो 2 हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, +1 एंड -1, +1 फॉर द इवन पैरिटी, -1 फॉर द ऑड पैरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो पैरिटी है वो कैसा ऑपरेटर है, कैसा क्वांटम नंबर है, एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है, यानी गुणात्मक क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और न्यूक्लियर इंटरेक्शन होते हैं उनमें ये देखा गया कि पैरिटी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई इन दोनों में से, यानी हम जैसे न्यूक्लियर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन में यदि हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये पैरिटी क्वांटम नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंटरेक्शन देखना चाहते हैं तो उसमें जो कंजर्व प्रॉपर्टीज हैं उसमें पैरिटी जो हो वो भी शामिल होगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि, अब ये तो हमने जो बात की है वो न्यूक्लियस के लिए की है। अब यदि मान लीजिए हमें एक न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर, उसका हमें रिजल्टेंट पैरिटी निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि सारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी खुद का एक है ना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उन सभी न्यूक्लियॉन्स का जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो L1, L2, L3 इस तरीके से ऑन है, तो टोटल पैरिटी जो है उसको हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वो इन सभी की अलग अलग न्यूक्लियॉन्स की पैरिटी के मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रिजल्टेंट पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोडक्ट ऑफ पैरिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और इनकी जो पैरिटी है, हर किसी की जो पैरिटी है वो -1, L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन, तो टोटल पैरिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ था न्यूक्लियर पैरिटी के बारे में। इजी टॉपिक है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, दैट इज द न्यूक्लियर आइसोबैरिक स्पिन और आइसोस्पिन। ठीक है, अब इस क्वांटम नंबर को या इस प्रॉपर्टी को क्यों देखा गया, और ये इसके पीछे तो बहुत सारे जो थ्योरीज थी वो काम में आई। तो उन सभी थ्योरीज के आधार पर जो हाइजेनबर्ग हैं उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियॉन है उनका खुद का एक इंट्रिंसिक इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि उसका खुद का एक नेज आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है, और उस क्वांटम नंबर को हम कहते हैं 1। ठीक है, उसका नंबर कितना है? 1। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये एकदम स्पिन क्वांटम नंबर की तरह होगा। ठीक है ना, जिसमें कि हमारे पास जो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो इसी के ही रूप हैं। एक तरीके से जो भी क्वांटम नंबर है वो इसी के ही रूप है। इसी तो इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया गया वो था आइसोबैरिक स्पिन या आइसोस्पिन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं यानी कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब इसी के पार्ट होंगे। तो हमने I इज इक्वल टू 1/2, उसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल थे, यानी कि IZ इज इक्वल टू हाफ एंड IZ इज इक्वल टू -12। तो अब हमने न्यूक्लियॉन्स को जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हमने डिफाइन किए, तो प्रोटॉन के लिए I इज इक्वल टू 1/2 बट IZ इज इक्वल टू +12, और जब न्यूट्रॉन के लिए हमने डिफाइन किया तो आइसोस्पिन की वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन उसका जो Z कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है, वो -12 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइसोस्पिन जो है वो भी न्यूक्लियर इंटरेक्शंस में कंजर्व रहता है। ठीक है, जैसे पैरिटी कंजर्व रहती है वैसे ही न्यूक्लियर इंटरेक्शन के दौरान
आइसोस्पिन जो है वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर किसी मान लीजिए न्यूक्लियस का चार्ज है उसको हम IZ की फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे प्रोटॉन की बात करें तो IZ की वैल्यू +½ होती है तो Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन के लिए -½ होती है तो Q इज इक्वल टू 0, यानी कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश नहीं होगा, न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो दोनों ही इजी प्रॉपर्टीज थी, और इसी के साथ हमारे जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम और अलग टॉपिक के साथ न्यूक्लियर की इस क्लास में आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अब तक तो आप मुझसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।